नमस्कार। आज है शिक्षक दिवस। तो आज हम जिस भी मुकाम पर हैं, इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे शिक्षकों को। तो आज शिक्षक दिवस पर मेरे और आपके सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। न आपका स्वागत है इस वक्त मिड डे प्राइम में। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं जया सिन्हा। मिड डे प्राइम में बात होगी अगले 1 घंटे में इस वक्त की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स की। बारिश को लेकर कहां-कहां इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही दुनिया भर की खबरों में बात करेंगे थाईलैंड की मौजूदा स्थिति को लेकर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, विकसित भारत के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम। केरल कांग्रेस के बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार बयान पर मचा सियासी घमासान। भाजपा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, आगामी चुनाव में इस अपमान को लेकर बिहार की जनता कांग्रेस को सिखाएगी सबक। देश भर में बाढ़ बारिश ने मचाई तबाही। पंजाब की प्रमुख नदियां उफान पर। प्रदेश के 23 जिलों में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित। हिमाचल के कुल्लू में रेस्क्यू अभियान जारी। दिल्ली में यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से है ऊपर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर जताया कड़ा एतराज। कहा, मॉस्को में यूक्रेनी नेतृत्व से मिलने के लिए तैयार। ट्रंप को भी दिया बातचीत का प्रस्ताव। ट्रंप ने भी पुतिन से बात करने के दिए संकेत। और यूएस ओपन का महिला एकल फाइनल लाइनअप तय। डिफेंडिंग चैंपियन अरीना सबालेंका के सामने होगी पहली बार। यूएस ओपन फाइनल में पहुंची अमांडा अनीसिमोवा। शिक्षक सम्मान, राष्ट्र अभिमान। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में एक पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन शिक्षकों का चयन किया गया है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर 66 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह ही शिक्षा भी बेहद जरूरी है और एक संवेदनशील शिक्षक बेहतर समाज का निर्माण करता है। मैं समझती हूँ कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। संवेदनशील शिक्षक बच्चों में गरिमा और सुरक्षा की भावना जगाने का काम करते हैं। एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का मुझे मौका मिला था। उस समय को मैं अपने जीवन का अत्यंत सार्थक कालखंड मानती हूँ। आप सभी शिक्षकों के बीच आकर मेरे अंदर की शिक्षिका का भाव जीवंत हो जाता है। मैंने अपने स्कूल मूल निवास के निकट के क्षेत्र में लगभग 10 वर्ष पहले एक छोटी सी आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें अनाथ, वंचित और कम सुविधा संपन्न परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन बच्चों के जीवन में आशा तथा आत्मविश्वास के संचार को देखकर मुझे बहुत संतोष का अनुभव होता है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बच्चों की उड़ान को शक्ति देने में सबसे अधिक भूमिका निष्ठावान शिक्षकों की होती है और इसलिए शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि अच्छे आचरण का उदाहरण बच्चों के समझ पेश करें।
शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थियों आजीवन उन्हें याद रखे तथा पुरस्कार परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दे। शिक्षकों का आचरण विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। प्राचीन काल में जो भारत को विश्वगुरु माना जाता था, तो के शिक्षा संबंधी नैतिक आदर्श आज के संदर्भ में भी उतने ही उपयोगी है। ये स्वाभाविक भी है, परंतु शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो यथासंभव अच्छे आचरण का उदाहरण ही विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है। नैतिक आचरण करने वाले, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ विद्यार्थी उन विद्यार्थियों से बेहतर होते हैं जो केवल प्रतिस्पर्धा, किताबी ज्ञान और स्वार्थों के लिए तत्पर रहते हैं। एक अच्छे शिक्षक में भावना और बुद्धि दोनों पक्ष प्रबल होते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने पाठन के तरीके को बदलने पर जोर दिया। उनके अनुसार शिक्षा बोझिल नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट ब्लैक बोर्ड के अलावा स्मार्ट टीचर्स आज की जरूरत है। यदि शिक्षक मनोरंजन तरीके से पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों को विषय आसानी से समझने में आता है। शिक्षा को बोझिल नहीं बनाना चाहिए। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स और स्मार्ट क्लासरूम तथा अन्य आधुनिक सुविधाओं का अपना महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं स्मार्ट टीचर्स। स्मार्ट टीचर्स का मतलब है ऐसे टीचर्स जो अपने विद्यार्थियों के विकास से जुड़ी जरूरतों को समझते हैं। स्मार्ट टीचर्स स्नेही और संवेदनशीलता के साथ अध्ययन की प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाते हैं। ऐसे शिक्षक समाज और राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम विद्यार्थियों का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हमारे मेहनती शिक्षकों समेत सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मस्तिष्कों को संवारने में शिक्षकों की निष्ठा एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। उनकी प्रतिबद्धता और करुणा सराहनीय है। प्रख्यात विद्वान और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हम उनके जीवन और विचारों को भी याद करते हैं। तो सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मिड डे प्राइम में यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं, आजा। ले ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू।
और बारिश से बेहाल नजर आ रहे हैं इस वक्त देश के कई राज्य। बात करें राजधानी नई दिल्ली में कि तो यहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार से कुछ घटना शुरू हो गया, हालांकि ये अब भी खतरे के निशान से 2 मीटर से ज्यादा ऊपर है। आज दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर 207.33 मीटर पर है, जबकि गुरुवार को यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया था, जो इस साल का उच्चतम स्तर है। वहीं हथनी कुंड बैराज से 1,10,883 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वजीराबाद बैराज से 1,76,850 क्यूसेक और ओखला बैराज से 2,44,478 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। राज्य सरकार निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज से दिल्ली में बारिश का दौर थम सकता है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है और यमुना के किनारे बसे कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दिल्ली सरकार लगातार लोगों को रहने और राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रही है। क्या है वर्तमान स्थिति और दिल्ली सरकार ने किस तरह से किए हैं निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए इंतजाम, इसका जायजा लिया संवाददाता गिरीश निशाना ने। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि गुरुवार की अपेक्षा शुक्रवार को दिल्ली में यमुना का जल स्तर में मामूली गिरावट देखने को मिली, लेकिन खतरे के निशान से करीब 2 मीटर अभी भी यमुना नदी ऊपर बह रही है। हम दिल्ली के विजय घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर मल्ला गांव के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और इन लोगों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से राहत शिविरों का इंतजाम किया गया है। हमारे साथ प्रधान मोतीलाल जी हैं। सर, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं दिल्ली सरकार? इन्होंने टेंट लगाए हैं और टेंट भी लगाया और लैटरिन भी आ गई है और पानी का भी टैंकर आ गया है और खाने का भी इंतजाम चालू हो गया आज से। सर, मच्छर ऐसे में हो सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं एमसीडी की तरफ? मच्छर के लिए उन्होंने दवाई डाली है। मयूर विहार फेस बंद के अंदर भी राहत शिविर बनाए गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या सुविधाएं दी जा रही है सरकार की तरफ से? चावल, राजमा चावल, दाल चावल, कड़ी चावल, यही आ रहा है। रहने के लिए टेंट लगे हुए हैं, पीने के पानी तो आ रहा है। राजमा चावल, कड़ी चावल ये आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं लगातार इन राहत शिविरों में पहुँच रहे हैं और सफाई करने में जुटे हुए हैं। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर भी दिल्ली सरकार द्वारा राहत शिविरों का व्यवस्था की गई है और यहाँ पर खास तौर पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सुरेश मलिक जी, दिल्ली सरकार ने पूरा इंतजाम कर रखा है। हम पिछले 10 दिनों से जो हैं इस आपदा के अंदर हम जुटे हुए हैं, तो पूरा इंतजाम है। हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये सब के लिए जो टेंट लगे हुए हैं ये सब लोग नीचे की बस्ती में रहने वाले हैं, तो सबको ऊपर ले आए हैं ताकि इनको बाढ़ जो है तंग ना करे। और इनके लिए हमने शेल्टर बना के दिए हैं जिसके अंदर ये अपना रहना सहना कर सकते हैं और इनके लिए 2 समय का जो है खाना का प्रबंध कर रखा है हम लोगों ने और सुबह का नाश्ता। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी जगह जगह पूरी दिल्ली में इसी तरह से तैनात हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। रुक करते हैं पंजाब का। पंजाब में मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से 3,84,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं इस आपदा के चलते अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता हैं। राज्य के 1902 गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें डूब गई हैं और कई गांवों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सरहद बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। फाजिलिका, फिरोजपुर समेत कई जिलों के गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लुधियाना में कई जगह से धुस्सी बांध कमजोर हुआ है, जिससे आर्मी द्वारा मजबूत किया जा रहा है। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ ही केंद्र की 2 टीम अब तक हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तैनात की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला कुल्लू में भारी बारिश से भूतन के समीप पिपलागे में बशौना नाले में बाढ़ आई है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। वहीं कुल्लू के अखाड़ा बाजार में हुई भूस्खलन की घटना में
लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। देर शाम रेस्क्यू टीम ने मलबे से मानव अवशेष बरामद किए हैं। उधर चंबा जिले में दुर्गम पैदल रास्ते से होते हुए 607 मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित चंबा पहुंचाया गया है। जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाल के अनुसार 12 बसों में पठानकोट और 2 बसों में यात्रियों को कांगड़ा के लिए रवाना किया गया है। प्रदेश में आज कई स्थानों पर तेज बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य भागों में हल्की बूंदाबांदी है या आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में 6 से 10 सितंबर तक किसी भी जिले में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में होने वाली श्री मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किए जाने का काम लगातार जारी है। आज भी सुबह 6:30 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान में 50 श्रद्धालु भरमौर से चंबा सुरक्षित लाए गए। मौसम अनुकूल बना हुआ है और उम्मीद है कि आज सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। तो इस वक्त हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दिल्ली में गिरीश निशान और वहीं जालंधर से गुरमीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिमला का भी रुख करेंगे, हेमलता वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। गिरीश, यहां पर जलस्तर में थोड़ा नीचा जरूर गया है, लेकिन अभी भी यमुना लगातार उफान पर है। किस तरह की स्थिति इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हम देख सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय दिल्ली में यमुना नदी जो है खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। इस समय 207.31 मीटर पर यमुना नदी का जल स्तर है और लगातार, हालांकि कल की अगर बात की जाए तो कल सुबह 7 बजे जो यमुना नदी का जल स्तर था 207.48 मीटर तक पहुंच गया था, जिसके बाद लगातार यमुना नदी का जल घट रहा है। हालांकि मामूली गिरावट है ये देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल 207.31 मीटर पर यमुना नदी का जल बना हुआ है और खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर यमुना नदी इस समय बह रही है। और दिल्ली के अंदर इस समय तेज बारिश भी चल रही है और साथ में तेज हवाएं भी चल रही हैं। आप देख सकते हैं, मैं इस समय यमुना नदी के किनारे पर खड़ा हूं और यहाँ पर इस समय बहुत तेज बारिश हो रही है और हवाएं चल रही हैं। जी बिल्कुल, तो जगह जगह जल भराव की स्थिति भी हम देख रहे हैं। गिरीश, आपके पास वापस आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे रुक कर लेते हैं जालंधर का। गुरमीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत, लगातार जितनी भयावह तस्वीरें पंजाब से आ रही हैं, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित बताए जा रहे हैं पंजाब में? सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि अब इस समय बीबीएमबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और बीबीएमबी भाखड़ा जो डैम है, पोंग डैम जो है, उसको मैनेज करती है और बहुत महत्वपूर्ण है बाढ़ के लेवल पर जब हम बात कर रहे हैं पंजाब में। तो बीबीएमबी द्वारा अभी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस समय भी चल रही है उसमें माना गया है कि पोंग डैम में ब्यास नदी में जो इस बार पानी आया है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि पंजाब 1988 में बाढ़ देख चुका है, मगर इस बार जो पानी का स्तर है वो ब्यास नदी में बहुत ज्यादा था। साल 1988, साल 2019, साल 2023 और इस बार साल 2025 में ब्यास नदी में पानी बढ़ा है और साल 2023 में जो पानी आया था वो सबसे ज्यादा था, मगर अब उससे भी 20% पानी ज्यादा ब्यास नदी में आया है, जिसके कारण जो है ये ज्यादा नुकसान हुआ हो सकता है। अब इसके साथ ही अगर ताजा हालातों की बात करें तो फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट इनपुट हमारे पास आ रही है वो आ रही है लुधियाना से। लुधियाना में धुस्सी एम्बैंकमेंट है, धुस्सी बांध है जो कि सतलुज नदी के किनारे में बना हुआ है और वहां पर इस समय लगातार प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट की जा रही है लोगों को कि किसी भी तरह से आप सुरक्षित स्थानों पर जाएं, अपने बच्चों को बचाएं, हो सकता है अपने पशुओं को बचाएं, अपनी जान को बचाएं सबसे पहले। तो इस तरह की अनाउंसमेंट वहां पर हो रही है, एडवाइजरी प्रशासन के द्वारा जारी की जा चुकी है, क्योंकि दूसरी बात काफी कमजोर है। वहां पर लगातार पिछले 1-2 दिन से एफर्ट चल रहा था कि किसी भी तरह से इस बांध को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, मगर बताया ये जा रहा है कि 4 से 5 लोकेशंस या पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से ये बांध किसी भी समय टूट सकता है और टूटते ही सबसे पहले 15 गांवों में इसका पानी आएगा। इसके साथ ही तरन तारण में भी स्थिति कुछ धूसी बांध को लेकर इसी प्रकार की बनी हुई है। और अगर हम बात करें पटियाला की,
मानसा की, संगरूर की, तो वहां पर घग्गर नदी जो है वो अपने उफान पर है। पटियाला में घग्गर नदी इस समय 1 फीट खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। संगरूर में घग्गर नदी 2 फीट खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और माना यह जा रहा है, अगर सिर्फ स्पेसिफिकली पटियाला की बात करें तो वहां पर पातना इलाका है और घनौर इलाका है। तो वहां पर कई गांवों में पानी ऑलरेडी पहुंच भी चुका है, जो बाढ़ का पानी है। इसलिए प्रशासन के द्वारा वहां भी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि जितना ज्यादा हो सके या जितनी जल्दी से हो सके वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं और हर समय अलर्ट रहें। जो घनौर से अंबाला को जोड़ती है सड़क, यानी कि पंजाब से हरियाणा को जो सड़क जोड़ती है, वहां पर बाढ़ का पानी पहुंचा है, इसलिए ट्रैफिक की आवाजाही वहां पर रोक दी गई है। इसके साथ एक और मैं अपडेट आपको देना चाहूंगा डेराबस्सी से, क्योंकि डेराबस्सी में मुबारकपुर कॉजवे है, उसे भी वाटर ओवरफ्लो की वजह से बंद कर दिया गया है। वहां पर तकरीबन 63 गांव हैं जिन्हें अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि घग्गर और सतलुज नदी जो है वो इस समय उफान पर है और रावी और ब्यास नदी में जो पहले डेंजर मार्क के आसपास या उससे ऊपर बह रही थी, उसमें थोड़ी सी राहत है, मगर फिलहाल प्रशासन द्वारा पैनी नजर बनाई जा रही है और लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार जो तमाम नदियां हैं पंजाब में वो उफान पर हैं। शिमला के हालात जान लेते हैं। हेमलता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हेमलता, अगर हम बात करें तो लगातार भूस्खलन की वजह से जान और माल का नुकसान हो रहा है। इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? बड़ी संख्या में जो यात्रा के गए यात्री हैं वो भी वहां फंसे हुए थे। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस भीषण आपदा में हिमाचल का अधिकतर जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जान माल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू ज़िला की अगर हम बात करें तो कुल्लू ज़िला में भारी भूस्खलन हुआ है और एक और अपडेट वहां से निकल करके आ रहा है। इनर अखाड़ा बाजार में जो भूस्खलन हुआ था वहां पर 6 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही थी, जिनमें से एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है और अभी 5 लोगों को ढूंढने के लिए वहां पर जो तलाशी अभियान है लगातार जारी है। लगातार वहां पर भूस्खलन हो रहा था, बीते कल से बारिश हो रही थी, तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी बाधा उत्पन्न हो रही थी। लेकिन पिछले अगर 12 से 15 घंटों की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से जो हिमाचल के अलग अलग जिलों में बचाव कार्य चल रहे हैं उनमें तेजी आने की उम्मीद है। चंबा की अगर हम बात करें, चंबा का जो भरमौर इलाका है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। जो तमाम मणिमहेश यात्रा पर निकले यात्री हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अभी भी 400 के करीब जो यात्री हैं वो भरमौर में फंसे हुए हैं। भारतीय वायुसेना का चीनूक हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा है तमाम उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और कई सारी फ्लाइट्स के साथ उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां से पठानकोट और पठानकोट के अलावा जो कांगड़ा है, कांगड़ा की तरफ भी उन्हें रवाना किया जा रहा है ताकि उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा मौसम विभाग ने थोड़ी सी राहत हिमाचल प्रदेश को देने की बात कही है बारिश से, क्योंकि आने वाले कुछ एक दिनों में मौसम ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा, हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं, लेकिन कोई भी अलर्ट किसी भी जिला के लिए जारी नहीं किया गया है। अगर प्रदेश के कुछ पहाड़ी जिलों की अगर हम बात करें, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, वहां पर भी हालात बहुत खराब हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, खासतौर पर जो ऐसे इलाके हैं जहां पर कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो गई है भूस्खलन के कारण, जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको रिस्टोर करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है वो प्रशासन और सरकार की यही है कि लोगों तक कम से कम जो राशन है और साथ ही साथ जो राशन के साथ साथ जो पानी की आपूर्ति है वो जल्दी से जल्दी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि ये किसी भी ग्रामीण इलाके में या किसी भी व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं हैं। तो ऐसे में यही कोशिश की जा रही है कि सब तक राशन समय तक पहुंचाया जाए और साथ ही साथ बिजली की आपूर्ति को यहां पर बहाल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बारिश बाधा बन रही थी। अब उम्मीद ये है कि जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है वैसे वैसे तमाम जो प्रभावित इलाके हैं उनको जो है रिस्टोर किया जाएगा, प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश के नदी नालों की अगर हम बात करें तो वो एकदम उफान पर है। जिस तरह हमारे सहयोगी ने भी पौंग डैम का जिक्र किया कांगड़ा में, तो वहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे
फतेहपुर इलाके के जो क्षेत्र हैं, मंड की अगर हम बात करें, इंदौरा की अगर हम बात करें, तो वहां पे कई सारी ऐसी पंचायतें हैं जो पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद जलमग्न हो गई है। ऐसे में उन लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में प्रशासन लगा हुआ है। इसके अलावा भाखड़ा बांध की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बांध भाखड़ा बांध है, तो वहां के जो फ्लड गेट हैं वो भी करीब 10 फीट खोल दिए गए हैं, क्योंकि भाखड़ा बांध का जो पानी है वो खतरे के निशान से केवल 1-2 फीट अंतर से कम रह गया है और बहुत ज्यादा पानी भाखड़ा बांध में भी है। ऐसे में वहां के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं ताकि बांध को कम से कम कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अगर बांध को कोई नुकसान होता है तो हेमलता देख रहे हैं कि किस तरह से चिन्हित हेलीकॉप्टर के जरिए जो मणिमहेश के जो यात्री जो वहां फंसे हुए थे, यात्रा जो करने गए थे, उनको कैसे सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। हमारे साथ गिरीश निशाना इस वक्त जुड़े हुए राजधानी दिल्ली से। गिरीश, लगातार विभिन्न बैराजों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसे में और पानी के जलस्तर के बढ़ने की इस वक्त आशंका बनी हुई है। किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, खासतौर पर जो निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए? देखिए, हथनीकुंड बैराज से हरियाणा से लगातार कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। सुबह भी 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अगले 24 से 36 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। हालांकि जो निचले इलाकों में रह रहे हैं वहां उन्हें पहले ही खाली जगह करा ली गई हैं, चाहे वो मोनेस्ट्री मार्केट की बात की जाए, चाहे यमुना बाजार की बात की जाए, चाहे मयूर विहार के नज़दीक झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जो यमुना के अंदर बसी हुई थी, उन सबको निचले इलाकों से खाली कराकर ऊपर कैंप के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने तमाम इंतजाम किए हैं। उन लोगों के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात्रि का भी भोजन की व्यवस्था की है। दवाई गोलियों की व्यवस्था की है ताकि किसी को भी किसी भी तरह की जो है मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए खास तौर पर सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं उनको तैनात किया गया है तमाम कैंप्स के बाहर, ताकि जो भी कोई भी लोग हैं यमुना की तरफ ना जाएं। और दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह तैनात किए गए हैं और इस तरह के काफी इंतजाम दिल्ली सरकार ने किए हैं। जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको थोड़ी राहत मिल चुकी है अभी तक। जी, रुक करेंगे एक बार फिर गुरमीत का। गुरमीत, यहाँ पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, बाढ़ में पूरी तरह से डूबता पंजाब नजर आ रहा है, कैसे लोगों को राहत और बचाव अभियान जो इस वक्त जारी है, और साथ ही क्या कुछ अनुमान यहाँ पर आईएमडी की ओर से या प्रशासन की ओर से जताया गया है कि थोड़ी राहत मिलेगी, बाढ़ का पानी थोड़ा उतरेगा? देखिए, जिस प्रकार से जब आप ये खबर भी बता रही थी तो उस समय आपने ये भी बताया कि फिरोजपुर और फाजिल्का एक इलाका है जो मैं यहाँ पर डिस्कस भी करना चाहूंगा कि यहाँ पर तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो तारबंदी है वो भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। और ये तस्वीरें भी आप फाजिल्का की दिखा रहे हैं, तो फाजिल्का और फिरोजपुर जो है वो एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है और पंजाब तकरीबन 553 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो उसमें जो तारबंदी हुई है वो काफी बड़े स्तर पर वहां पर बाढ़ का पानी पहुंचा है और वो 2-3 वजह से पहुंचा है। एक, हबीब के बांध जो है वहां पर काफी ब्रिजेस हुए हैं, उस वजह से ये पानी पहुंचा है फिरोजपुर में और फाजिल्का में। दूसरा, वहां पर हरी के हेडवर्क से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, तो इस वजह से भी वहां पर बाढ़ का पानी पहुंच रहा है। तीसरा, पाकिस्तान में भी इस समय फ्लड्स आए हुए हैं, इस वजह से वहां से भी बाढ़ का पानी लगातार पहुंच रहा है। और इसके साथ ही अगर रिलीफ वर्क की बात की जाए तो लगातार राहत कार्य जारी है प्रशासन के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आर्मी टीम्स जो है वो जगह जगह पर डिप्लॉय की गई हैं और आर्मी टीम्स अमृतसर में, गुरदासपुर में, तरन तारण में, कपूरथला में, जहां पर भी बाढ़ से ज्यादा क्षति हुई है तो वहां पर आर्मी टीम्स है, आर्मी के चॉपर्स हैं, एयरफोर्स के चॉपर्स हैं, वो पंजाब में देखे जा सकते हैं जगह जगह पर। और मैं खास तौर पर बताऊं कि गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक इलाके में हम जब रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे तो वहां पर थोड़ी देर में वहां पर आर्मी के चॉपर्स निकल रहे थे। जो लोग फंसे हुए हैं, आइसोलेटेड एरियाज हैं जहां पर गांव का कनेक्शन बाकी की जगहों से टूट गया है। कई गांव ऐसे हैं जिनसे जो सड़क जाती है गांव को, वो सड़क ही बह गई है बाढ़ के पानी में। तो ऐसे में ऐसी जगहों पर आर्मी के चॉपर पहुंच रहे हैं और लोगों को सुरक्षित निकालकर बाहर लेकर आ रहे हैं। इसके साथ एयरफोर्स कमेंडेबल काम कर रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार जगह जगह गांव में पहुंच रही हैं। और राज्य सरकार ने भी वहां पर हर गांव में ये ऐलान किया है कि एक गजेटेड ऑफिसर की तैनाती की जाएगी और वो गजेटेड ऑफिसर उस गांव के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि एक गांव की अगर कोई भी क्षति है तो उस गांव की क्षति के बारे में प्रशासन को पूरी तरह से अवगत कराएगा,
तो ये भी इस समय जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो ये और बड़ा फिलहाल कदम यहाँ मैं पर सरकार, राज्य सरकार की ओर से लिया गया है कि किस तरह से नुकसान हुआ है उसका आकलन करना भी बेहद जरूरी है। हेमलता हमारे साथ जुड़ी हुई है। हेमलता, यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं लगातार इस बाढ़ और बारिश के कहर के बीच, उनको भी ढूंढने का काम यहाँ पर जारी है। किस तरह से जो वहाँ के मौजूद लोग हैं उनको राहत दी जा रही है, कैसे मुमकिन हो रहा है? लगातार दिनों दिनों तक ट्रकें फंसी हुई हैं, व्यापार पूरी तरह से ठप है, हाईवेज बंद है, कैसे कुछ राहत की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी तक अगर मानसून सीजन की हम बात करें तो 340 से ज्यादा लोगों ने इस मानसून सीजन में अपनी जान गंवाई है और जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने के लिए भी लगातार प्रयास जारी है। लेकिन इस सारे मानसून सीजन में एक चीज हमने देखी कि हिमाचल प्रदेश के जो स्थानीय लोग थे, जहां पर भी आपदा आई है, स्थानीय लोगों ने बेहद महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। चाहे वो कुल्लू की बात हो या चंबा की बात हो, भरमौर की बात हो, स्थानीय लोग बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं। और ऐसे में जब स्थानीय लोग बाहर निकल करके प्रशासन और सरकार का सहयोग करते हैं तो वो प्रशासन और सरकार को भी एक तरह का बल मिलता है। व्यापार की आपने बात की, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी के दो मुख्य साधन हैं, हिमाचल प्रदेश का पर्यटन और दूसरा हिमाचल प्रदेश का सेब कारोबार, और दोनों ही इस आपदा में भयंकर तबाही के शिकार हुए हैं और बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस वक्त अगर हिमाचल प्रदेश के सेब कारोबार की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सेब कारोबार इस बार चरम पर था। करीब 3000 करोड़ से ज्यादा का जो सेब कारोबार है इस वक्त संकट में है। हिमाचल प्रदेश में 1100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, उन्हें खोलने का काम जरूर जारी है, लेकिन बार बार बारिश होने की वजह से उनको पूरी तरह से बहाल नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में बहुत सारा ऐसा जो ग्रामीण इलाका है जहां पर कई सारी सेब की पेटियां सड़ने की कगार पर पहुंच चुकी है। और ऐसे में तमाम जो बागवान हैं वो सरकार और प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो मार्ग बंद हैं उनको बहाल किया जा सके। लेकिन अभी भी अगर मौसम साफ रहता है तो करीब 10 से 15 दिन का समय इन तमाम सड़कों को बहाल करने के लिए लगेगा। दूसरी ओर अगर हिमाचल के पर्यटन की बात करें तो हिमाचल का पर्यटन पिछले कुछ एक महीने में ना के बराबर हो गया है। मनाली में भयंकर आपदा आई है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आने से गुरेज कर रहे हैं, आने से डर रहे हैं और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन है बिल्कुल ठप बैठ गया है। लेकिन इस वक्त चिंता हिमाचल प्रदेश के बागवानों को हो रही है, क्योंकि जब तक मार्ग बहाल नहीं होते तब तक उनकी फसल मंडियों तक नहीं पहुंच पाती है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के बागवानों को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर आने वाले दिनों में मौसम साथ नहीं देता है वो अवरुद्ध है, जैसे कि हमारे संवाददाता हेमलता बता रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, हेमलता और गिरीश निशाना इस वक्त की ग्राउंड रिपोर्ट हमसे साझा करने के लिए। तो बारिश ने इस वक्त अपना जो कहर है वो लगातार बरपाया हुआ है। बाढ़, बारिश और भूस्खलन के बीच किस तरह से प्रशासन इस पूरी आपदा से लोगों को राहत पहुंचाने में जुटा हुआ है, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं। मिड डे प्राइम में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और इस वक्त की अहम खबर जिस पर सुर्खियां बनी हुई है वो है कि थाईलैंड का अगला PM कौन? ये सवाल है। थाईलैंड की संसद में प्रधानमंत्री के पद के लिए आज मतदान है। आज जो भी PM चुना जाएगा वो देश का 2 साल में तीसरा प्रधानमंत्री होगा। इससे ही थाईलैंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का पता चल जाता है। देश के संविधान के मुताबिक केवल 5 उम्मीदवार ही प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य हैं, जिनके नाम 2023 के आम चुनाव में तय किए गए थे। इनमें से भूम जैथाई पार्टी के नेता अनुतिन
चारनीवाराकुल वीराकुल को प्रबल दावेदार माने जा रहा है। पिछले हफ्ते थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने फ्यूथाई पार्टी के नेता पेंतोगटान शिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने कंबोडिया के सीनेट अध्यक्ष हुन सेन से फोन पर बात की थी और ये बातचीत ऐसे समय में हुई थी जब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। इसे राजनीतिक नैतिकता के नियमों का उल्लंघन माना गया। ये सीमा विवाद जुलाई में 5 दिन तक चला था। मतदान उस समय हो रहा है जब शिनावात्रा के पिता थक्सिन शिनावात्रा अचानक देश छोड़कर दुबई भाग गए। उनके परिवार की पार्टी फ्यूथाई इस वक्त गहरे अंतर्कलह से जूझ रही है। फ्यूथाई पार्टी ने पूर्व अटॉर्नी जनरल और पूर्व न्याय मंत्री चाय कासेम नीतीसीरी को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। तो क्या थाईलैंड को मिलेगा नया पीएम? ये तो तब होगा जब होंगे वहां चुनाव। अक्षय डोगरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ अक्षय का रुख करते हैं। अक्षय, जिस तरह की उथल-पुथल, राजनीतिक उथल-पुथल इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? इस वक्त स्थिति क्या है? तमाम नाम इस वक्त निकल कर आ रहे हैं मीडिया के जरिए, लेकिन असली हालात क्या है इस वक्त? देखिए, हालात की अगर बात की जाए, जो राजनीतिक स्थिति है इस वक्त थाईलैंड में, वो काफ़ी ज़्यादा डामाडोल हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि फ्यूथाई पार्टी के साथ बूम जथाई पार्टी का जो एक कोएलिशन था, उससे उन्होंने विड्रॉ कर लिया है बूम जथाई पार्टी ने। और उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि पार्टी देश के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स कहीं ना कहीं इस स्पेकुलेशन में लगे हुए कि कौन सी पार्टी दोबारा सरकार बनाने के लिए कामयाब रहेगी। फ्यूथाई पार्टी के द्वारा जो वहाँ का राजशाही परिवार है, रॉयल फैमिली है, उनको बोला गया था कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए, लेकिन उससे साफ मना वहाँ का जो रॉयल फैमिली है वहाँ की, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं किया जाएगा और प्रधानमंत्री का चुनाव आपको जो इलेक्टेड मेंबर्स है उन्हीं में किया जाएगा। तो तमाम तरह के कोalition बनाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है और ये सब इस वक्त हो रहा है जब थाईलैंड कुछ ही समय पहले, लगभग 1 महीना पहले, कंबोडिया के साथ बॉर्डर तनाव था। वहाँ पर हमले भी एक दूसरे की तरफ किए गए। थाईलैंड एक बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता आई है, उसके चलते कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था से लेकर वहाँ की जो पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी है, उसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और ऐसे में सवाल यही है कि जो कोई भी पार्टी अगर एक तरह से मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, एक बहुमत प्रूव करने के लिए अभी सक्षम नहीं हो पा रही है, ऐसे में पार्लियामेंट डिसॉल्व ना किए बगैर किस तरह से वहाँ पर जो राजनीतिक जो एक तरह से कोएलिशंस है, एक कैलकुलेशन जिस तरह से की जा रही है, वो काफी तेज है। बिल्कुल अक्षय, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर पीयूष गोयल एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। कि इतना ऐतिहासिक और व्यापक बदलाव, रिफॉर्म, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए, ट्रांसफॉर्म करे, ऐसा बदलाव जो शायद मुझे लगता है आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े रूप में देश के टैक्स स्ट्रक्चर में किया गया है, इतना बड़ा राहत जो देश के उपभोक्ताओं को दी गई है, सरलीकरण जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रभावशाली रहेगी, और एक नए उमंग के साथ हमारे देश के युवा युवती, हमारे देश की महिलाएं, किसान, किसानी उत्पादन, एमएसएमई का उत्पादन, हर वर्ग का उपभोक्ता दुकानदार हो, उद्योग चलाने वाला उद्यमी हो, हर एक को एक बहुत बड़ा तोहफा 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन मिलने जा रहा है। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को वादा दिया था कि अब देश निकल पड़ा है, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, बड़े परिणाम करने वाले
बड़े परिणाम देने वाले अब कदम भारत में उठाने की क्षमता है। ये क्षमता ये क्षमता जरा पैशन आ जाता है ना, ये क्षमता देश में 2014 में नहीं थी। जब हमारी सरकार आई उस समय की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं कितनी कमजोर थी। हम सब जानते हैं कि 10 साल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार करने के अलावा प्रभावशाली कदम या ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म के कोई कदम उठाए नहीं गए। वादे बहुत मिलते थे, एक्शन मिसिंग था। अटल जी ने कल्पना की थी एक टैक्स की कि सभी 30-35 अलग अलग प्रकार के टैक्स, ड्यूटी, लेवीज, इन सबको एकत्रित करके एक टैक्स बनना चाहिए। 2004 में अटल जी चुन के नहीं आए। यूपीए की सरकार वादा देती रही। कांग्रेस के वित्त मंत्री बार बार कहते रहे कि हम एक टैक्स लाएंगे देश में, लेकिन कोई राज्य सरकार उन पे विश्वास ही नहीं करती थी। कोई राज्य सरकार को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये बदलाव करने से अगर घाटा हो जाए या रेवेन्यू कम हो जाए तो केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प था और आर्थिक सोच स्पष्ट थी, जिसके कारण उन्होंने ये हिम्मत की कि केंद्र सरकार जो भी राज्य में जीएसटी आने के बाद अगर रेवेन्यू कम होगा या ग्रोथ रेवेन्यू की बढ़त 14% से कम होगी, उसको केंद्र सरकार कॉम्पेंसेशन के माध्यम से पूरा करेगी 5 साल के लिए। अब सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत की बात थी। आप जब जीएसटी ला रहे हो, सरलीकरण कर रहे हो, 35 अलग अलग अफसर लोगों के यहां जाते थे, फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी कठिनाइयों से व्यापार और उद्योग जगत गुजरता था। ऑक्ट्रॉय भरो, किधर एंट्री टैक्स भरो, सेल्स टैक्स अलग है, सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग है, एक्साइज ड्यूटी अलग है, अन्य अन्य सेस अलग अलग स्टेट्स लगाते थे। उस समय की केंद्र सरकार के भी टैक्सेस, ड्यूटीज और सेसेस होती थी। उन सबको संकलित करके एक प्रकार से बड़ी राहत दी उद्योग जगत को, व्यापार जगत को और उपभोक्ताओं को भी। जो सभी टैक्स मिला के जो बोझ पड़ता था उन्हें दिखता नहीं था, क्योंकि वो अलग अलग लेवल पे था, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट था। मल्टीपल लेवल्स पे टैक्स, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। एक्साइज पहले लगती थी तो सेल्स टैक्स एक्साइज के ऊपर लगती थी। ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स, एक्साइज दोनों के ऊपर लगती थी। अगर बीच में सेंट्रल सेल्स टैक्स 4% अलग लगा तो उसके ऊपर भी ऑक्ट्रॉय लगती थी, उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगता। तो ये सब कठिनाइयां, आपको याद होगा कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को सी फॉर्म का कितना मुसीबत होती थी व्यापारियों के लिए। इन सब को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जीएसटी लागू किया, उपभोक्ताओं का बोझ कम किया, सरलीकरण किया। 2017 पहली जुलाई से 5 साल तक राज्य सरकारों को कमिट किया, विश्वास दिलाया कि 14% वार्षिक हर वर्ष बढ़त भी मैं कमिट करता हूं कि अगर आज 17 में आपका 100 रुपए इकट्ठे होते हैं तो अगले साल 114 कमिट करता हूं। उसके अगले साल सिर्फ 14 नहीं, 114 पे 14%, यानी लगभग 16 हो गए, 130। उसके अगले साल 14%, 130 रुपए पे। इस प्रकार से
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके ऊपर विश्वसनीयता भी थी, सभी राज्य, विपक्षी राज्यों ने भी मिलके रेट्स तय किए, स्लैब्स तय किए, पूरा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और समय समय पे 2017 से 24-25 तक समय समय पे जहां जहां संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी रेट्स कम करते ही रहे। आपको याद होगा 2018 में तो 100-150 आइटम पे रेट कम किए थे एक साथ, और ये एक सिलसिला लगातार देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिले ये चलाया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अनाप शनाप आरोप, झूठे आरोप, गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की विपक्ष ने, पर आप कोई व्यक्ति से बात कर लो, जो बोझ 2014 के पहले था कांग्रेस के केंद्र और राज्य में जब सरकारें होती थी, उससे कितना कम बोझ पेपर वर्क का या टैक्स का 17 के जीएसटी आने के बाद लगातार घटता हुआ बोझ देखने को मिला, और जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था को भी उछाल मिला। अब 5 वर्ष पूरे हो गए और कोविड के समय जब डिमांड कम थी तब तो भारी कॉम्पेंसेशन सेस पे करना पड़ा, जो कलेक्ट हुआ था उससे भी ज्यादा। फिर भी मोदी जी की सरकार ने पूरे 5 साल कोविड का समय जोड़कर 14% बढ़त के साथ कॉम्पेंसेशन देने का काम किया। अब कॉम्पेंसेशन सेस जितना अभी तक दिया था वो लगभग कुछ ही महीनों में पूरा होने जा रहा था। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा थी कि अब हमें लाभ देना है, हमारे उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ देना है और सरलीकरण करनी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारे व्यापार और उद्योग जगत को सरल टैक्स और सरल करना है, टैक्स को उपभोक्ताओं के ऊपर उनको लाभ देना है कि उनके ऊपर भी सस्ता सामान मिलने का लाभ पहुंचे और सस्ता हो जाए सामान। और मैं समझता हूं जो 3 दिन पहले 3 तारीख को ऐतिहासिक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल के निर्णय हुए, ऐसा कोई वर्ग नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों को लाभ पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए मैंने कहा ये आज तक का सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल, सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा, देखा जाएगा। आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का काम करेगा, देश में डिमांड बढ़ाएगा। और देखिए कितना व्यापक इसका स्कोप है। खाने पीने की हर वस्तु, व्हाइट गुड्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी के जितने प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े, जूते, घड़ियां, चश्मे, आप सुबह से रात तक अपनी दिनचर्या में देख लीजिए आपको क्या क्या चीजें लगती हैं। आपको ध्यान आएगा कि लगभग हर एक चीज में दाम कम होंगे 22 तारीख के बाद, और सरकार सुनिश्चित करेगी, सरकार निगरानी रखेगी। और मुझे उद्योग जगत से कमिटमेंट मिली है कि नक्की 100% जो भी लाभ हुआ है जीएसटी रेट्स कम करने का, वो उपभोक्ताओं को पास ऑन करेंगे। और मित्रों, हमारे मध्यम वर्ग को, हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, हर एक को इस घटते हुए जीएसटी रेट्स का लाभ आगे आने वाले दिनों में पहुंचेगा। हर घर खुशी पहुंचेगी। जो युवा युवती कई चीजें
चाहते थे उन सब चीज़ों में उनको सस्ते दामों पे लेने की संभावना बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था आज इतनी मजबूत है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, महंगाई का दर 1.55% पे आ गया है, विकास का दर ऐतिहासिक पिछले क्वार्टर में, पिछले तिमाही में, जबकि पूरी दुनिया में बड़ी सुस्ती है ग्रोथ में, विकास में, भारत विश्व का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था, 7.8% पिछले क्वार्टर में। ये सब चीजें मजबूती के प्रतीक है और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कहां कांग्रेस के शासन में चीजों पे 30%, 35%, एक्साइज, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जीएसटी, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, अन्य प्रकार के टैक्सेस का बोझ आज के जीएसटी रेट से बहुत अधिक ज्यादा पड़ता था। उसके सामने मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और जिस प्रकार से उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है, उसके कारण आज जीएसटी में घटाने में हम सफल हुए। हर वस्तु जो हमें रोजमर्रा का लगता है उसको कम किया गया, प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया गया, रेट रैशनलाइजेशन करके अगर किधर कुछ ऐसा था कि फिनिश प्रोडक्ट पे कम था और रॉ मटेरियल पे ज्यादा था, उसको भी ठीक किया गया। जैसे मैनमेड टेक्सटाइल्स की पूरी चेन को 5% कर दिया गया। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस और उनके मित्र दलों की नकारात्मक सोच के सामने एक बड़ा सकारात्मक कदम उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को बल देने वाला, देश की विकास यात्रा को और आगे बढ़ाने में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम लिया। दवाइयां कम होंगी, मेडिकल डिवाइसेस, दवाइयों पे टैक्स कम होगा, 35-36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे तो 0 कर दिया गया, मेडिकल डिवाइसेस पे कम किया गया, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सस्ती हो जाएगी। तो एक तरफ तो आयुष्मान भारत से वैसे ही 62-65 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, पर जो मिडिल क्लास हेल्थ इंश्योरेंस निकालती है या अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस निकालती है, उस पर पूरा 18% को शून्य कर दिया गया है जीएसटी को। रोजमर्रा के साबुन, टूथपेस्ट, खाने पीने की चीजें, बाइसिकल, टू व्हीलर, फर्नीचर, हर एक में कमी की गई है। कपड़े, जूते, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, एक प्रकार से आर्थिक स्थिति को और मजबूती देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो निवेश आएगा भारत में, क्योंकि लोगों को दिखेगा यहाँ पे माल बिकता है। निवेश आएगा तो नई नौकरियां बनेंगी, नए रोजगार का साधन, उद्यमियों को, व्यापारियों को आमदनी बढ़ेगी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसको एक तरीके से एक साइकिल ऑफ ग्रोथ के रूप में देखा जा सकता है। मल्टीप्लायर इंपैक्ट इसका बहुत बड़ा होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश के 140 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचे कि नवरात्रि 22 सितंबर को एक पूरी खुशी के साथ हम सब मनाएं। ये दसरा, ये दिवाली, ये छठ पूजा और उमंग के साथ सभी के लिए रहेगी। हम सब मिलकर सुनिश्चित करें,
निगरानी रखें, हम तो रखेंगे ही, मेरे मीडिया के साथी भी रखें कि जो जो हमने जीएसटी में कमी की है रेट्स में, उसका पूरा लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे और आगे आने वाले दिनों में बढ़ती हुई आमदनी के साथ साथ घटते हुए खर्चे से हमारे देश के लोगों की खुशहाली में एक नए ऊंचाई पे हम लेके जाएं। विकसित भारत 2047 तक जो संकल्प 140 करोड़ भारतवासियों ने लिया है, जो स्वदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल करने का आज उत्साह हम देश के कोने कोने में देख रहे हैं, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का आज सरकार और उद्योग के बीच मिलकर काम तेजी से हो रहा है, इन सब में ये जीएसटी में जो बड़ा बदलाव हुआ है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है देश के 140 करोड़ भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बहुत ही ऐतिहासिक, निर्णायक और सूझबूझ से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला कदम को की सराहना करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे और हम सब मिलके अमृत काल में देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे पीयूष गोयल को, जो इस वक्त जिस तरह से जीएसटी की दरों में ऐतिहासिक जो सुधार हुआ है, जो बदलाव हुआ है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है आम जनता को, उपभोक्ताओं को इस त्योहारी सीजन से पहले। और 22 सितंबर से ये तमाम जो दरें हैं वो लागू हो जाएंगी, यानी कि सीधा इसका फायदा यहाँ पर हमारी जनता को मिलेगा। भारत में बड़े कदम उठाने की जो क्षमता है, उसकी एक झलक इस बड़े ऐतिहासिक सुधारों में साफ तौर पर नजर आती है। और किस तरह से 2014 से पहले की अर्थव्यवस्था हमारी काफी कमजोर थी और कांग्रेस शासन ने सिर्फ बातें की, वादे किए, लेकिन आम जन को राहत पहुंचाने के कोई भी कदम यहां पर नहीं उठाए। पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से जीएसटी की दरों में जो ये बड़ा बदलाव हुआ है, अलग अलग तरह के टैक्सों से यहां पर उपभोक्ताओं को राहत मिलकर सिर्फ आज एक टैक्स यहां पर लगाया गया है। समय समय पर जिस तरह से जीएसटी के स्लैबों में परिवर्तन लगातार किया जा रहा है, ये एक बड़ा तोहफा यहां पर दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ है, यकीनन एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव है और ना सिर्फ हमारे उपभोक्ताओं को, आम जनता को, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी ये एक बहुत मजबूती प्रदान करेगा। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। बिहार में जनता की नब्ज टटोलने के लिए आज हम पहुंच गए हैं बेगूसराय में। क्या लग रहा है, ये वोट चोरी हो रहा है क्या? जंगल राज की राजनीति करते थे पहले, बूथ लूटते थे, अभी सोच रहे हैं वही काम हो। माँ का अपमान, आप लोगों का अपमान ऐसा है? माँ का अपमान मतलब छठी मैया का अपमान। ये देश का अपमान है। भारत माता को जो गाली दिया है उसको हम बिहार वासियों कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर प्यूबर्टी जल्दी हिट कर जाती है फीमेल्स को, तो क्या आगे जाके कोई दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि पीसीओडी या फिर फर्टिलिटी में कोई इश्यूज आ सकते हैं? फर्टिलिटी पे किसी तरह का कोई सवाल नहीं होता है। अगर प्यूबर्टी आपको